Hello students. So, we are meeting again for continuing our discussion on the topic of project management in the subject of quantitative techniques for managers. We had started this a few sessions back, and right now we are talking about different types of numericals or problems that may be asked of you in the exam. तो क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और क्रिटिकल पाथ मेथड में एक पर्टिकुलर जो सबसे सिंपल चीज़ जो पूछी जा सकती है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की थी। अब हम लोग उससे आगे देखेंगे और ज़्यादा चीज़ें उतने ही डेटा के बेसिस पर। केवल 3 चीज़ें आपको दी जा रही हैं और जो सबसे बेसिक चीज़ें क्या क्या कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किसी एक प्रोजेक्ट उन एक्टिविटीज़ की प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ क्या हैं और उन एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशंस क्या हैं। तो इसके बेसिस पर हमने पिछले सेशन में बात की थी कि आपसे पूछा जा सकता है नेटवर्क डायग्राम बना दीजिए, क्रिटिकल पाथ बता दीजिए और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बताइए। ये 3 चीज़ें हमने कही थी कि ये पूछी जा सकती हैं। अब उतनी ही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर और आगे क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और वो क्या उनकी रेलेवेंस होती है प्रोजेक्ट्स में, ये हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे 2009 में पूछा गया था और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये एक रेयर एग्जाम्पल है, जबकि इतना बड़ा क्वेश्चन एक तरह से आया है प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं CPM के हिसाब से, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। इसलिए इसको देख करके समझना ज़रूरी है। इसमें से कुछ चीज़ें भी अगर आपसे पूछी जाती हैं तो वो आप बता सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी इससे हो जाएगी। तो अब प्रोजेक्ट शेड्यूल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, टाइम दिया हुआ है, फाइंड द टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका मतलब क्या है और कैसे हम निकालेंगे, ये हम लोगों को देखना है। जो आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ ये है कि ये 3 अलग अलग चीज़ें जो पूछी गई हैं, इन 3 चीज़ों के लिए हमें कुछ और इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। उसके बिना ये 3 चीज़ें आ नहीं सकती। केवल 3 चीज़ें नहीं पूछी गई। तो जो 3 चीज़ें हम लोगों ने पिछले सेशन में की थी वो तो बताना ही है, उसके अलावा और चीज़ें भी कैलकुलेट करेंगे, फिर जा करके हम ये 3 कैलकुलेशंस तक पहुंच पाएंगे। ये मुश्किल पार्ट है और ये इस क्वेश्चन को लेंदी बनाता है। लेकिन आसान चीज़, इसीलिए शायद इसको एक चीज़ इसमें आसान की गई थी, वो ये कि एक्टिविटीज़ का जो नाम दिया हुआ है वो ABCD ना दे करके और नोड नंबर्स के हिसाब से दिया हुआ है और इससे इसको ड्रॉ करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम लोग को एक्चुअली करनी है। नेटवर्क डायग्राम तो बनाना ही होगा, क्रिटिकल पाथ बताना होगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। कोई भी नेटवर्क का क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रोजेक्ट का क्वेश्चन होगा, उसमें ये 3 काम तो करने ही करने हर क्वेश्चन में। जो हमने पहले देखा था, जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे जब हम लोग पर्ट की बात करेंगे उसमें भी ये 3 काम तो करने ही करने। हम लोग नेटवर्क्स को क्रैश करेंगे या प्रोजेक्ट्स को क्रैश करेंगे, उसमें भी ये 3 काम तो करने ही करने। ये 3 हो गया। अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम्स फॉर ईच इवेंट वी हैव टू फाइंड। कैसे करेंगे देखते हैं। हर इवेंट के लिए स्लैक पता करते हैं। हर एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट और स्टार्टिंग और अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम पता करते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअली फॉरवर्ड पास बोलते हैं। हर एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम पता करते हैं, जिसको हम लोग बैकवर्ड पास बोलते हैं। फिर हर एक्टिविटी के लिए हेड स्लैक और टेल स्लैक पता करेंगे, जिसमें कि हम लोग इन स्लैक्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर अब जा कर के इतने कैलकुलेशंस के बाद हम लोग टोटल फ्लोट जो एक्चुअली पूछा गया है, फिर फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये 3 चीज़ें लास्ट में हम लोग पता करेंगे। इसको एक एक करके करते हैं। नेटवर्क डायग्राम बनाने का जो बेसिक तरीका है वो हम लोग देख ही चुके हैं। तो वो हमने यहाँ पे केवल इतना किया है, क्या किया है कि जो भी दिए हुए थे एक्टिविटीज़ जो दी हुई थी, जो एक्टिविटीज़ नोड नंबर्स के हिसाब से दी हुई थी, उनको हम ड्रॉ करते चले गए। दैट्स ऑल दैट वी आर डूइंग। तो 1-2 बना दिया, फिर 1-3 बनाना था, 2-4 बनाना था, 3-4 बनाना था। जैसे जैसे जो भी नोड से जहाँ से जो चीज़ शुरू हो रही, जो ख़त्म हो रही, वो कर दिया। ABCD नाम हमने अपनी तरफ से दे रखा है। ये आप अपनी तरफ से इस दे दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे के फिर जो काम इसमें करने हैं, जो कंप्यूटेशंस करने हैं, उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत अभी मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि जो भी नोड नंबर्स हैं उनको हम ज्वाइन करते चले गए हैं और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये करने के बाद फिर क्रिटिकल पाथ हमको डिसाइड करना है। तो क्रिटिकल पाथ के लिए जो तरीका हमने देखा था, जितने भी पाथ्स पॉसिबल हैं पहले नोड से
आखिरी नोड तक, वो सारे हमने लिस्ट कर लिए। तो ये 1 2 3 4 अलग अलग पाथ्स पॉसिबल हैं। ये 4 अलग अलग पाथ्स पॉसिबल हैं, अलग अलग पाथ्स जो पहले नोड से आखिरी नोड तक जाने के लिए। इन चारों में से के जो ड्यूरेशंस हैं 17, 14, 17 एंड 22। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला जो पाथ है वो हो गया क्रिटिकल पाथ। तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन 22 है वो हो गया 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 7 8 10, ये हो गया क्रिटिकल पाथ, जो कि यहाँ पर मोटे एरोस से दिखाया गया है। ये है हमारा क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पता चल गया तो फिर जो अगला काम है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पता करने का। तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, जो क्रिटिकल पाथ की जो ड्यूरेशन है 22 डेज, वीक्स जो भी हो, वो हो गई प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन। तो 22 डेज ये हो गई प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। ये चीज़ें जल्दी से हम लोग ने इसलिए देखी क्योंकि ये पिछले सेशन में हम लोग इनकी इतनी बात कर चुके हैं। वो नेटवर्क थोड़ा सा सिंपल वाला था, ये उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, लेकिन इसको बनाना फिर भी आसान है क्योंकि नोड नंबर्स दिए हुए हैं। अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम्स फॉर ईच एक्टिविटी, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज द न्यू थिंग इन टुडेज सेशन। तो ये अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम हर एक्टिविटी का हमको निकालना है। वो कैसे करना है? हर इवेंट का पता करना है फॉर ईच इवेंट। तो हमने जितने इवेंट्स थे 1 से लेकर 10 तक, वो 1 से लेकर 10 तक ये सारे इवेंट्स हमने ये टेबल बनाई है। उसका ET इज़ द अर्लीस्ट टाइम, LT इज़ द लेटेस्ट टाइम। तो क्या है, नेटवर्क डायग्राम को देख करके अब ये चीज़ हमको करनी होगी। कैसे? पहले नोड से शुरू करेंगे। अर्लीस्ट टाइम, जल्दी से जल्दी इसको कब शुरू किया जाएगा? 0 पे। तो फर्स्ट नोड से शुरू होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो अर्लीस्ट टाइम है या जो उस नोड के लिए जो अर्लीस्ट टाइम है वो 0 हो गया। तो 1 का जो अर्लीस्ट टाइम हो गया वो 0 हो गया। 1 का अर्लीस्ट टाइम 0 हो गया। फिर 2 पे आइए। तो 1 से 2 तक जानने में 4 दिन का समय लग रहा है, तो 2 का जो अर्लीस्ट टाइम है वो 4 हो गया। फिर नोड 3 पे आइए। 1 से 3 तक पहुंचने में एक्टिविटी B के थ्रू पहुंच रहे हैं, 1 दिन का समय लग रहा है, तो 3 का जो अर्लीस्ट टाइम हो गया वो 1 हो गया। इस तरीके से ही हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं। अब 4 नोड पर अगर आते हैं तो 4 नोड पर एक्चुअली हम लोग 2 अलग अलग रास्तों से पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं और इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। इन 2 रास्तों से पहला जो रास्ता है वहाँ से 5 डेज लग रहे हैं और दूसरा जो रास्ता है वहाँ से 2 डेज लग रहे हैं। तो अर्लीस्ट टाइम क्या हुआ? नोड 4 डिपिक्ट क्या कर रहा है? नोड 4 हमको बता रहा है, नोड 4 बता रहा है कि उस नोड वो इवेंट, अ नोड इज डिपिक्टिंग अ पर्टिकुलर इवेंट, अ नोड इज अ पर्टिकुलर इवेंट, दिस 4 इज एन इवेंट। व्हाट इज दैट इवेंट? दिस 4 इवेंट is the completion, is depicting the completion of activities C and D. Node 4 is depicting the completion of the events C and D. तो C और D जब तक कंप्लीट नहीं होती नोड 4 का काम नहीं होगा या इवेंट 4 हो ही नहीं सकता है। तो C और D दोनों कब खत्म हुई? D तो खत्म हो गई 2 डेज के बाद, लेकिन C खत्म हो रही है 5 डेज के बाद। तो जो अर्लीस्ट टाइम है वो इन दोनों से जो बड़ी वैल्यू हो रही है वो नोड 4 के लिए अर्लीस्ट टाइम होगा 5। इस तरीके से हम लोग एक्चुअली प्रोसीड करते हैं। आप ये गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भाई अर्लीस्ट क्या है, जो छोटा है वो अर्लीस्ट हो गया, नहीं। क्योंकि 4 का मतलब क्या है, C और D दोनों खत्म होगी तभी 4 इवेंट होगा, और C और D दोनों खत्म हो रही हैं। C खत्म हो रही है 5 दिन के बाद, D खत्म हो रही है 2 दिन के बाद। तो इसलिए 4 के लिए नोड 4 या इवेंट 4 के लिए जो अर्लीस्ट टाइम है वो 5 हो गया। इसको मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया कि इसी तरीके से हम लोग सभी को आगे फिर बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सारी अर्लीस्ट टाइम्स जो हैं वो सारे निकल आएंगे, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो लास्ट नोड का जो अर्लीस्ट टाइम है वो आपको मिलेगा क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन था उसके बराबर ही मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स यू हैव मेड सम मिस्टेक। तो वो 22 आ गया। अब लेटेस्ट टाइम के लिए हम लोग पीछे से आगे जाएंगे, लास्ट से आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अर्लीस्ट टाइम के लिए हम लोग पहले से आखिर तक जा रहे थे, लेटेस्ट के लिए हम लोग पीछे से फर्स्ट तक जाएंगे, 10 से फर्स्ट तक जाएंगे। और 10 के लिए जो अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम हो जाएगा वो वही होगा जो उसका आखिरी नोड का जो लेटेस्ट टाइम होगा, वो उसके अर्लीस्ट टाइम से कोइंसाइड करेगा। और फिर वापस
चलना शुरू करेंगे। तो 10 के लिए अगर ये हो गया तो 9 के लिए लेटेस्ट टाइम क्या हो गया, जो भी 10 का है उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 22 माइनस 7 यू गेट 15, क्योंकि 7 इसकी ड्यूरेशन थी। फिर 8 के लिए जब आप बात करेंगे तो 10 का जो भी टाइम था लेटेस्ट टाइम उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 22 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 के लिए आपको मिल गया 17। इस तरीके से हम वापस प्रोसीड करते हुए और नोड 1 तक जाते हैं। ये सारे अर्लीस्ट टाइम आ गए, ये सारे लेटेस्ट टाइम आ गए। यहाँ से फिर जब हम 7 पे जा रहे हैं तो 8 का जो भी टाइम था उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 का जो टाइम था 17 उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15 मिल गया। 6 पे जब जा रहे हैं तो 8 का जो भी टाइम था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ड्यूरेशन 1 है तो 8 से के उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 16 मिल गया। यू देन मूव ऑन टू 5 तक आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है ध्यान देने की कि 5 के लिए ये जी को भी देखना पड़ेगा और एच को भी देखना पड़ेगा। तो 7 का जो टाइम है उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 7 का जो टाइम है 15 उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो मिल गया 7। लेकिन 6 का जो टाइम है उसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 का जो टाइम है उसमें से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 12। इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है वो इसका लेटेस्ट टाइम होगा, क्योंकि ये टाइम दिखा रहा है जबकि इससे शुरू होने वाली दोनों ही एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जानी चाहिए। तो जो छोटी वैल्यू है वो आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे 7 ले लिया। इस तरह से जब आप प्रोसीड करके उल्टा जा रहे हैं तो आपको लेटेस्ट टाइम सारी एक्टिविटीज़ के मिल जा रहे हैं। इसके हम बेसिस पर स्लैक का कैलकुलेशन करते हैं। स्लैक इज इक्वल टू LT माइनस ET। स्लैक क्या है? मार्जिन कितना है हर इवेंट में, हमारे पास टाइम का मार्जिन कितना अवेलेबल है। तो हर इवेंट में टाइम का मार्जिन कितना अवेलेबल है, जो डिफरेंस है ET और LT का वो मार्जिन अवेलेबल है। इवेंट 1 के लिए कोई मार्जिन नहीं है, 0 हो गया। यहाँ पे 9 माइनस 4 5 हो गया, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 10 5 हो गया। इस तरह से हमने सारी एक्टिविटी, सारे इवेंट्स के स्लैक पता कर लिए। स्लैक आगे हम यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे फ्लोट्स की। जो 3 तरह के फ्लोट्स हमें कैलकुलेट करने, वहाँ पर इस स्लैक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन एक तरह से हमने यहाँ पे करके रख लिया है। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, लेकिन क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उस चीज़ तक पहुँचने के लिए इतना बैकग्राउंड एक तरह से कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। और किया किस बेसिस पर है? ये नेटवर्क डायग्राम जो है ये बैकग्राउंड में है। ये इसको ध्यान में रखते हुए ही हम सारा काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। ये है फॉरवर्ड पास। तो फॉरवर्ड पास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले फॉरवर्ड पास इसलिए क्योंकि फिर से हम लोग पहले नोड से या पहली एक्टिविटी से आखिरी एक्टिविटी तक जा रहे हैं, फर्स्ट एक्टिविटी से लास्ट एक्टिविटी तक जा रहे हैं। नेटवर्क डायग्राम हमारे सामने है, उसके बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो एक्टिविटी जो पहले नोड से शुरू होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़, फर्स्ट नोड नंबर 1, इवेंट नंबर 1 से शुरू होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए जो अर्लीस्ट टाइम होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये भी 1 2 के लिए भी 0 हो गया, 1 3 के लिए भी 0 हो गया। और अब अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम क्या हो जाएगा, उसमें आप टाइम जो भी उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो भी है वो जोड़ दीजिए तो अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम मिल जाएगा। तो ये जितने अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम है वो कैसे आ रहे हैं, सीधे सीधे EST में हम टाइम जोड़ रहे हैं। EFT इज ऑलवेज इक्वल टू EST प्लस द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये इसी से आ रहा है। और EST कैसे आ रहा है? EST आपको देखना है कि जब अब 1 के लिए तो 1 से शुरू होने वाले जो भी थी वो तो 0 हो गई। अब इस पे आ रहे हैं जब, तो 2 से खत्म होने वाली जितनी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही है, उसका जो EFT है वही यहाँ पे बन जाएगा EST। वही चीज़ हम लेकर के इधर आ जा रहे हैं। फिर जब हम 3 4 की बात कर रहे हैं तो 3 ये जो है ये यहाँ आ गया, क्योंकि 1 3 एक्टिविटी 1 3 खत्म होने का जल्दी से जल्दी का टाइम क्या है, वो 1 है। तो 3 4 जल्दी से जल्दी कब शुरू होगी, 1 पे शुरू होगी। और 3 5 के लिए भी वही हो गया सेम। 4 9 की जब हम बात कर रहे हैं तो अब ये दोनों देखनी पड़ेंगी। एक्टिविटी अगली वाली जो है वो है 4 9, तो ये दोनों देखनी पड़ेगी। 2 4 खत्म हो रही है 5 पर और 3 4 खत्म हो रही है 2 पर। तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि
2 4 और 3 4 जब तक दोनों नहीं खत्म हो जाती, when 2 4 and 3 4 both activities end, only then 4 9 can be started. So in this manner we find out the earliest starting time and earliest finishing time for all activities using forward pass. ये हो गया हमारा forward pass. फिर इसी का उल्टा होगा, और ये forward pass जब हम लोग करेंगे तो जो फाइनल नोड जो है, जो फाइनल जो मिलेगा आपको, जो लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी EFT की, EFT की जो लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर फिर से ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी. ये नहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो, तो इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, वो आपको चेक करना पड़ेगा. जो क्रिटिकल पाथ की जो ड्यूरेशन थी या जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन थी वो आपको इसमें इस कॉलम में लार्जेस्ट मिलेगी. लास्ट में मिलेगी ज़रूरी नहीं है, लास्ट वैल्यू 17 है लेकिन लार्जेस्ट वही होगी 22. अब ये 22 जो है बैकवर्ड पास अब हम जब करेंगे, जब हम लोग निकालेंगे अगली चीज़ क्या निकाल रहे हैं, अब हम LST और LFT, अब हम ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे. तो बैकवर्ड पास है यानी कि लास्ट से फर्स्ट तक जाएंगे, लास्ट नोड नंबर 10 पे ख़त्म होने वाली एक्टिविटीज़ से शुरू करेंगे और नोड नंबर 1 पे से शुरू होने वाली एक्टिविटीज़ तक पहुँचेंगे. तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी 22, वो नोड नंबर 10 पे ख़त्म होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनका LFT वो हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम वो है. लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम और अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम का मतलब क्या हुआ, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम लास्ट एक्टिविटी के लिए हमेशा कोइंसाइड करेंगे. ये हमेशा कोइंसाइड करेंगे लास्ट एक्टिविटी के लिए, लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए. क्यों? क्योंकि ये टाइम अर्लीस्ट और लेटेस्ट इस सेंस में नहीं है कि प्रोजेक्ट में टाइम कितना लग रहा है, पूरे प्रोजेक्ट में टाइम उतना ही लगेगा जो हमने पहली बार में पता कर लिया, पूरे प्रोजेक्ट में वही टाइम लगना है. लेकिन वो चीज़ देखते हुए कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ मार्जिन्स हो सकते हैं, कुछ स्लैक और फ्लोट अवेलेबल हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स में स्लैक हो सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में फ्लोट हो सकते हैं. वही हम यहाँ पे पता कर रहे हैं क्योंकि वो फिर हमें आगे प्रोजेक्ट को प्लान करने में मदद करेंगे. कुछ एक्टिविटीज़ में अगर फ्लोट हैं तो उन एक्टिविटीज़ पे एक तरह से हमारे पास टाइम कुछ अवेलेबल है, उनको थोड़ा सा डिले भी कर देंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी. लेकिन जहाँ पे फ्लोट नहीं है वो उस केस में हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं. तो अब ये उल्टा यहाँ से चल रहे हैं. तो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम जो है हर एक्टिविटी का, जैसे अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम की बात कर रहे थे, तो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम LST इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम माइनस द ड्यूरेशन और टाइम फॉर ईच एक्टिविटी. तो 22 अगर यहाँ पे है, 22 में से हमने जब 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 15 मिल गया. फिर 10 पे ख़त्म होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ थी, इसके लिए भी अगली एक्टिविटी जो उससे पहले एक्टिविटी जो आ रही है वो भी 22 हो गया और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर से ड्यूरेशन 5 तो 17 आ गया. अब एक्टिविटी 7 8 6 8 इन दोनों के लिए 8 वाली जो एक्टिविटी जहाँ से शुरू हो रही है उसका जो भी टाइम है तो वहाँ दोनों जगह 17 आ गया, ये 17 इधर आ गया और यही 17 यहाँ भी आ गया. उसका अपोजिट काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने फॉरवर्ड पास में किया था, उसका अपोजिट. फिर हम अगर आएँ एक्टिविटी उससे पहले वाली एक्टिविटी जो है 5 7, तो 7 ये जो 15 है ये यहाँ आ गया, जो LST है वो तो सब्ट्रैक्ट करके आ ही रहा है, ये आ गया. फिर 5 6 की बात करें तो 6 जो है ये 16 जो है वो यहाँ आ गया. फिर 4 9 की जब बात कर रहे हैं तो 9 ये जो 15 है ये 15 इस जगह पे आ गया. फिर हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी 3 5 की, अगर हम देखें तो अब यहाँ पे दो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि 5 से शुरू हो रही हैं, 5 6 एंड 5 7. ये 12 पे शुरू हो रही है, ये 7 पे शुरू हो रही है, दोनों ही टाइम से शुरू हुए, दोनों डिले ना होने पाएँ. तो इसके लिए ये 7 जो है वो यहाँ पर आ गया और इस तरीके से हम रिवर्स प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं. दिस इज़ नोन एज दी बैकवर्ड पास. नोड नंबर्स का इस्तेमाल करके सीधे सीधे हमको करना है, कहीं इसका भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन नोड नंबर्स को ध्यान में रख करके अगर आप कल करते चलेंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा. कहीं पर भी EST LST से बड़ा नहीं हो सकता है, EFT LFT के बड़ा नहीं हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं. तो यहाँ पर EST 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, दोनों बराबर हो सकते हैं. लेकिन EST और EFT सब रिस्पेक्टिवली LST और LFT से बड़े कभी नहीं हो सकते हैं. ये हो गया बैकवर्ड पास. अब पहली चीज़ जो हम लोग को कैलकुलेट करनी थी टोटल फ्लोट,
वो इतने के बेसिस पे तो हम वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो इंडिपेंडेंट फ्लोट और फ्री फ्लोट जो कैलकुलेट करने हैं उनके लिए हमें हेड और टेल स्लैग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं। तो हेड और टेल स्लैग क्या है? वो कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्या है, हेड स्लैग एंड टेल स्लैग। तो जो भी एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी 1-2 जो है, 1-2 इसका हेड ये है और टेल ये है। जहाँ से शुरू हुई वो टेल है, जहाँ पे समाप्त हुई एरो हेड जिधर है वो हेड है। तो हेड इवेंट का जो स्लैक है वो हेड स्लैक हो गया, टेल इवेंट का जो स्लैक है वो टेल स्लैक हो गया। जो हम लोगों ने स्लैक वाली जो टेबल बनाई थी, जो हमने इवेंट्स के स्लैक की जो टेबल बनाई थी, वहाँ से सीधे सीधे हम लोगों को हेड स्लैक और टेल स्लैक, हेड स्लैक और टेल स्लैक उतार देना है यहाँ पर। दिस इज टी, हेड स्लैक और टेल स्लैक यहाँ पर हमें सीधे सीधे ले आना है। तो टेबल जो भी थी उसमें हमने देखा जो टू का जो स्लैक था वो था 5, नोड 2 इवेंट 2 का जो स्लैक था वो 5 था। तो यहाँ पे 5 आ गया। जहाँ जहाँ भी अगर 2 का हेड नोड है वो वहाँ पे आ जाएगा। 1 का जो स्लैक था वो था 0, 1 का स्लैक 0 था। तो जहाँ भी 1 है वो दोनों में टेल स्लैक जो है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है। एक्टिविटी 2 का स्लैक अभी हमने देखा 5 है, तो जहाँ भी 2 है वहाँ पर यहाँ पे टेल स्लैक जो है वो 5 हो गया। इस तरह से हम वो जो टेबल थी उसको पूरा का पूरा यहाँ पे ला करके उतार देते हैं। इस तरीके से हमें हेड स्लैक और टेल स्लैक, हेड स्लैक और टेल स्लैक ये मिल जा रहे हैं। टोटल फ्लोट, फ्लोट है क्या, फ्लोट ब्रॉडली क्या है, ये हमको यहाँ पर अब एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्लोट का कॉन्सेप्ट जो है वो, फ्लोट और स्लैक, ये दो कॉन्सेप्ट नेटवर्क्स में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज़ फ्लोट? जितनी भी हम लोग बात ये कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट में एक क्रिटिकल पाथ होगा। एवरी प्रोजेक्ट विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल होने का सेंस क्या हुआ कि वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, उन एक्टिविटीज़ में कहीं भी थोड़ा भी डिले नहीं किया जा सकता है। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कुछ हमारे पास फ्लोट अवेलेबल है, कुछ फ्लोट अवेलेबल है, वो थोड़ा मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है। बाकी एक्टिविटीज़ में उतना अगर हम डिले कर भी देंगे तो भी पूरे नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो टोटल फ्लोट क्या होता है? टोटल फ्लोट है कि अगर जैसे यहाँ पर कैसे निकाला हमने, या तो दो तरीके हो गए, LFT माइनस EFT या LST माइनस EST, इन दो तरीकों से टोटल फ्लोट निकल रहा है। तो मतलब कि इस पहली एक्टिविटी जैसे 1-2 है, 1-2 का जो लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम है वो 9 है और अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम 4 है। मतलब प्रोजेक्ट जो है वो 22 डेज में ही फिनिश होगा, चाहे ये 4 पे फिनिश हो चाहे 9 तक डिले भी हो जाए। तो 5 दिन का मार्जिन या 5 दिन का फ्लोट अवेलेबल है पहली एक्टिविटी 1-2 के ऊपर। 1-3 के ऊपर कोई फ्लोट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम में डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी 0-0 है, यहाँ भी 1-1 है, तो डिफरेंस इज 0, तो इसलिए 0 है। तो इसको डिले नहीं कर सकते। एक्टिविटी 2-4 के लिए भी फिर से 5 का फ्लोट है, डिले हो सकती है, लेकिन ये जो फ्लोट है ये टोटल फ्लोट है। टोटल फ्लोट मतलब फिर से मतलब क्या हुआ कि अब अगर इसका मतलब है मे बी 1-2 और 2-4 को मिला करके 5 दिन का फ्लोट अवेलेबल है। एक दिन अगर 1-2 पे ऐड यूज हो गया तो 2-4 पर एक दिन कम अब आपके पास अवेलेबल होगा, इसलिए उसको टोटल फ्लोट बोलते हैं। फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक इस तरह इस सेंस में हो जाते हैं, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट फ्लोट जैसे है तो वो आपके दूसरी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, उसमें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर उतना टाइम तो अवेलेबल है ही है। ये चार चीज़ें फ्री और टोटल फ्लोट्स, फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट से डिपेक्ट होते हैं, तो इसलिए उनका कैलकुलेशन भी ज़रूरी है। लेकिन अक्सर टोटल फ्लोट से भी हमारा काम हो जाता है। तो हर केस में हमने क्या किया, या तो ऐसे निकाल लें या तो ऐसे निकाल लें, और ये हमारी टोटल फ्लोट की वैल्यूज़ इस तरह से सारी कंप्यूट हो करके आ गई। इसके बाद जो हमने कैलकुलेट करना है वो है एक और चीज़, यहाँ पर ये टी है, टेल स्लैक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी दिस इज़ टेल स्लैक। तो टेल स्लैक और हेड स्लैक का यूज़ करके
हम लोग फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट का कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्री फ्लोट क्या है? टेल फ्लोट, टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैक। टोटल फ्लोट और हेड स्लैक ये दो कॉलम जो हैं, ये दो कॉलम जो हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके, सॉरी, हेड स्लैक और टोटल फ्लोट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल करके हम लोग निकाल लेते हैं फ्री फ्लोट। ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से निकल आती हैं। और इसी तरीके से इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है हमारा, इंडिपेंडेंट फ्लोट इट इज़ इक्वल टू फ्री फ्लोट जो अभी हमने निकाला उसमें से टेल स्लैक भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फ्री फ्लोट में से टेल स्लैक, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकल करके आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट के बराबर। कोई भी फ्लोट नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी फ्लोट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो फ्री फ्लोट की जो इंडिपेंडेंट फ्लोट सॉरी की वैल्यू जो है वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एट टाइम्स इट कैन कम एज इक्वल टू नेगेटिव, एज अ नेगेटिव वैल्यू। जब भी वो नेगेटिव आएगा तो वो हम ज़ीरो ले लेते हैं। टोटल फ्लोट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, या तो ज़ीरो आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। फ्री फ्लोट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, या तो ज़ीरो आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। इंडिपेंडेंट फ्लोट की वैल्यू कुछ केसेस में नेगेटिव आ सकती है। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो उसको हम ज़ीरो एज्यूम कर लेते हैं। तो फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैक, फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैक, जीरो माइनस जीरो तो जीरो हो गया, जीरो माइनस जीरो अगेन जीरो हो गया। जैसे यहाँ पर जीरो माइनस 5 है तो माइनस 5 आएगा, इसलिए हमने उसको जीरो ले लिया। 3 माइनस जीरो है तो 3 आ गया। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो इतनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये निकल करके आ रही हैं हमारी इंडिपेंडेंट फ्लोट, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ द वे इन विच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये लंबा सा क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन इसको करने का, इसको समझने का पर्पज़ ये है कि एक एक चीज़ जो है इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। क्रिटिकल पाथ मेथड में, सीपीएम एनालिसिस में इससे ज़्यादा चीज़ नहीं पूछी जा सकती। दिस इज़ द एंटायर थिंग, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट मे बी आस्क्ड ऑफ यू इन क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के बारे में इतना हम लोग को देखना था। अब इसके आगे जो है, जो प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक जो है PERT के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।